नमस्ते भाई और बहनों। आज का लेक्चर चालू करने से पहले अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो। और पीछे के लेक्चर नहीं देखे होंगे तो पहले पीछे के लेक्चर देख के आओ, वरना यहाँ से कुछ घंटा समझ में नहीं आने वाला है आपको। तो पहले फट से जाओ, प्लेलिस्ट बनाइए चैनल में, वो देख लो एक बार पूरी की पूरी। यहाँ तक 1.5 घंटे के लेक्चर है, तब आपको यहाँ से पूरा समझ में आ जाएगा। चलो, आज का लेक्चर चालू करने से पहले आपके डीटी के फ्री लेक्चर सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन क्या क्या पढ़े हैं अब तक। ओल्ड स्कीम, न्यू स्कीम, क्या क्या पढ़े वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहां से देखते हैं अपन टोटल इनकम से। तो चलो चालू कर देते हैं। आज अपन सरचार्ज पढ़ने वाले हैं न्यू स्कीम का सरचार्ज पढ़ने के बाद टाइम मिला तो उसके बाद की कंपनी के सेक्शन जो नए नए इंसर्ट हुए वो एक बार देख लेंगे। उसके कंडीशंस क्या है, न्यू स्कीम की कंडीशंस क्या है वो देख लेंगे। तो चालू कर देते हैं आज का अपना रिवीजन। तो अपन आए थे टोटल इनकम तक आ गए थे अपन। तो टोटल इनकम में से अपने को दो इनकम अलग निकालनी थी, एक जनरल इनकम और एक स्पेशल इनकम। जनरल इनकम टैक्सेबल होगी जनरल रेट से, जो अपनी स्लैब रेट है। स्पेशल इनकम टैक्सेबल होगी स्पेशल रेट से। उसके बाद में टैक्स आ जाएगा अपना उसके ऊपर। एक तो रिबेट लगेगा नहीं तो सरचार्ज लगेगा, एक तो रिबेट लगेगा नहीं तो सरचार्ज लगेगा, एक तो रिबेट लगेगा नहीं तो सरचार्ज लगेगा। रिबेट लगाने का, सरचार्ज लगाने का, और उसके बाद में टैक्स आएगा। नेट टैक्स पे अपने को हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% अपने को एप्लीकेबल हो जाएगा। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% अपने को लगाने हैं। उसके बाद में अपना टोटल टैक्स पेबल आ जाएगा, टोटल टैक्स पेबल आ जाएगा। तो राउंड ऑफ करने का अपने को किस किस का, एक तो टोटल इनकम का भी राउंड ऑफ करना है, टोटल टैक्स का भी राउंड ऑफ करना है। टोटल इनकम का राउंड ऑफ होगा अंडर सेक्शन 288A, टोटल टैक्स का राउंड ऑफ होगा अंडर सेक्शन 288B। तो राउंड ऑफ कैसे करना है, नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 में करना है। 5 या 5 से ऊपर रहा तो आगे की साइड राउंड ऑफ करना है, 5 से कम रहा तो पीछे की साइड राउंड ऑफ करना है। उसके बाद अपन एग्जांपल देखे थे और बाद में आ गए थे जनरल टैक्स रेट के ऊपर। जनरल टैक्स रेट अपना अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है, अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है। इसमें अपना बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख तक, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक अपना 5% टैक्स लगेगा और शॉर्टकट आएगा 12,500। उसके बाद में 5 लाख से लेके 10 लाख तक अपना 20% टैक्स लगेगा और शॉर्टकट आएगा 1,12,500। और 10 लाख से ऊपर गया इनकम अपना तो उस पर 30% टैक्स लगेगा, शॉर्टकट कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद में ये किसका था, इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी और नॉन रेजिडेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। उसके बाद में आगे थे अपन इंडिविजुअल अबाउट एज ऑफ 60 बट बिलो द एज ऑफ 8। इनके लिए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या आएगा बोलो मेरे साथ, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए तक बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट आने के बाद 3 लाख से लेके 5 लाख तक इनको टैक्स आ जाएगा 5% और शॉर्टकट आ जाएगा 10,000। 5 लाख से लेके 10 लाख तक इनका टैक्स आ जाएगा 20% और शॉर्टकट आ जाएगा 1,10,000। उसके बाद में 10 लाख से ऊपर इनका इनकम गया तो टैक्स रेट आ जाएगा 30%। उसके बाद में इंडिविजुअल अबाउट द एज ऑफ 80 ईयर्स, इनके लिए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 5 लाख तक आ जाएगा। उसके बाद में 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 20% टैक्स रेट लग जाएगा और शॉर्टकट आएगा 1 लाख रुपए। उसके बाद में 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए से ऊपर इनकम चला गया इनका तो इनको टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा 30%। उसके बाद में शेष अपने को सारे केस में लगाने हैं। उसके बाद रिबेट देखे थे अपन, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट किस किस को एप्लीकेबल होगा तो एक इंडिविजुअल रेसिडेंट को एप्लीकेबल होगा, बाकी कोई भी एसएससी को रिबेट अंडर सेक्शन 87A एप्लीकेबल नहीं होगा। इतना इनकम होना है इंडिविजुअल रेसिडेंट का, 5 लाख तक इनकम होगा इंक्लूडिंग नॉर्मल इनकम प्लस स्पेशल इनकम। नॉर्मल इनकम प्लस स्पेशल इनकम, ये टोटल इनकम अगर 5 लाख से कम रहा तो इसको रिबेट मिलेगा, इसको रिबेट मिलेगा। रिबेट कितना मिलेगा, टैक्स अमाउंट और 12,500 whichever is low। रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज नॉट अप्लाइड टू कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A को रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद में रिबेट अपने को एचईसी का पहले देने का, मतलब रिबेट या सरचार्ज देने का, उसके बाद में एचईसी देने का अपने ऊपर पड़ा था। उसके बाद में अपन मस्त एग्जांपल लिए थे। उसके बाद में एक सर्कुलर पढ़ाया था आपको 2016 में। अगर किसी का बर्थडे 1/4/2024 को है, मतलब वो इंसान 60 या 80 ईयर्स को हो रहा है 1/4/2024 को, तो उसके लिए हायर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट लगेगा, हायर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट लगेगा।
तो मतलब वो पूरे पिछले साल 59 या 79 ईयर का रहा तो भी उसको बेसिक एग्जामिशन लिमिट हायर का लगेगा, मतलब 3 लाख का लगेगा या फिर 5 लाख का लगेगा। उसके बाद में अपन ने इसके भी एग्जाम्पल देख रहे। उसके बाद में आए थे अपन स्पेशल टैक्स रेट के अंदर। स्पेशल टैक्स रेट में अपन ने फर्स्ट पढ़ा था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, जिसको टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा शॉर्ट टर्म में, मतलब कम टैक्स रेट लगेगा, मतलब 15% टैक्स लगेगा। उसके बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, मतलब 1 लाख तक एग्जाम 1 लाख से ऊपर जो भी इनकम रहा उसको 10% से टैक्स रेट देने का। उसके बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, तो ये अपना नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट ज्यादा लगेगा, मतलब 20% टैक्स रेट लगेगा। उसके बाद में अपन पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट, जो अपन पीजीबीपीएम में पढ़ेंगे, इसके ऊपर टैक्स रेट आ जाएगा 10%। उसके बाद में कैजुअल इनकम मतलब क्या क्या होता है, लॉटरी, बेटिंग, हॉर्स रेस, गैमलिंग, कार्ड गेम, जो भी इनकम रहा, इससे जो भी इनकम हुआ उसके ऊपर 30% टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएंगे। उसके बाद में नेट विनिंग फ्रॉम द ऑनलाइन गेम से कोई भी आपने इनकम कमाया उसके ऊपर भी 30% आपको टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद में अनडिस्क्लोज इनकम, इसके ऊपर 60% टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। और उसके बाद में मैक्सिमम मार्जिनल रेट मतलब हाईएस्ट रेट, हाईएस्ट सरचार्ज और उसके ऊपर सेस, तो ये आ जाएगा 42.744% अपना आ जाएगा मैक्सिमम मार्जिनल रेट। उसके बाद में आपने एक नोट पढ़ा था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के आगे कोई भी सेक्शन नहीं लिखा हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के आगे अगर कोई भी सेक्शन ना लिखा हो तो वो नॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट करना उसको, और नॉर्मल स्लैब रेट में उसका कैलकुलेशन हो जाएगा। उसके बाद अपन ने फिर से एग्जाम्पल देखे थे मस्त। यहाँ पे अपना एक शीट खत्म हो गया था, मेरा तो शीट खत्म हो गया यहाँ पे। उसके बाद अपन आए थे एक कंसेप्ट के ऊपर जिसमें अपना बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कवर नहीं हो रहा था। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नॉर्मल इनकम से कवर नहीं हो रहा था, तो अपन स्पेशल इनकम लेके आए थे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कवर करने के लिए। तो अपन ने एक फंडा समझा था कि अगर अपने को टैक्स रेट कम लगाना है, टैक्स रेट अपने को कम भरना है, टैक्स कम पेबल लाना है, तो अपने को बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कवर करते समय जिसके ऊपर ज्यादा टैक्स रेट है, जो स्पेशल इनकम के ऊपर ज्यादा टैक्स रेट है, पर ये स्पेशल इनकम में अपने को कैजुअल इनकम नहीं लेने का है, कैजुअल इनकम नहीं लेना है, तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट करते समय नॉर्मल इनकम के साथ जो ज्यादा टैक्स रेट वाला स्पेशल इनकम है वो ऐड कर देने का है। उसके बाद में बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अपने को कवर कर लेने की, और जो भी स्पेशल इनकम बचा है वो फिर से स्पेशल रेट से अपने को टैक्स भरना पड़ेगा, उस पर स्पेशल रेट से अपने को उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। पर कैजुअल इनकम क्या बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के लिए कवर करना है क्या? नहीं, कैजुअल इनकम पे डायरेक्ट स्पेशल रेट लग जाएगा, उसके लिए कोई भी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नहीं देखना पड़ेगा। उसके बाद में अपन ने मस्त फिर से एग्जांपल देखे थे उसके बाद आए थे अपन सरचार्ज रेट के ऊपर। सरचार्ज रेट के ऊपर आए थे, तो अगर कोई भी पर्सन का टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर गया है, 1 करोड़ तक है, 50 लाख से ऊपर गया और 1 करोड़ तक है, तो उसके लिए सरचार्ज रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 10%। उसके बाद में 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ तक है, 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ तक उसका टोटल इनकम है, तो उसके लिए सरचार्ज रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 15%। 2 करोड़ से ऊपर टोटल इनकम है और 5 करोड़ तक है, 2 करोड़ से ऊपर टोटल इनकम है और 5 करोड़ तक है, पर यहाँ टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन होना, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन 2 करोड़ से ऊपर है और 5 करोड़ तक है, तो यहाँ सरचार्ज रेट आ जाएगा 25%, और जो डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन है उस पर अपना सरचार्ज रेट आ जाएगा 15%। उसके बाद में टोटल इनकम एक्सीडिंग 5 करोड़ रहा, टोटल इनकम एक्सीडिंग 5 करोड़ रहा, पर यहाँ टोटल इनकम फिर से एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन लेने का है, तो ये 5 करोड़ से ऊपर आ, तो इसके ऊपर सरचार्ज रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 37%, और डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन उसके ऊपर सरचार्ज रेट आ जाएगा 15%। उसके बाद में टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन अगर 2 करोड़ से ऊपर जा रहा होगा तो उसके ऊपर सरचार्ज रेट आ जाएगा 15%। उसके बाद में अपन ने मस्त एग्जाम्पल देखे थे, डिविडेंड का भी मस्त एग्जाम्पल सिखाया था मैंने आपको, ये डिविडेंड का एग्जाम्पल। उसके बाद अपन आए थे अल्टरनेटिव टैक्स रिजिम की, जो ओल्ड टैक्स स्कीम है उसमें जो अदर एंटिटीज के टैक्स रेट पढ़ने गए थे अपन, अदर एंटिटीज के टैक्स रेट, उसमें 2 नोट लिखी थी अपन ने, क्या कि ये जो अदर एंटिटीज है इनके लिए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नहीं रहता, इनके लिए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नहीं रहता, और जो स्पेशल इनकम है वो स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल हो जाएगी, स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल हो जाएंगे। उसमें फर्स्ट अपन ने पढ़ा था फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी, तो इनके लिए
टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 30%, टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 30%। अगर 1 करोड़ तक इनकम है तो इनके लिए सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, पर सेस लगेगा 4%, सेस लगेगा 4%, तो इनका इफेक्टिव टैक्स रेट आ जाएगा 31.2%। उसके बाद 1 करोड़ से ऊपर इनकम गया तो टैक्स आ जाएगा 30%, सरचार्ज लग जाएगा अपना 12% और सेस आ जाएगा 4%। तो इसके वजह से इनका इफेक्टिव टैक्स रेट आ जाएगा 34.944%। उसके बाद में अपन गए थे कंपनी के अंडर टैक्स रेट देखने, कंपनी की टैक्स रेट देखने, तो कंपनी में अपने एक आ जाएंगी डोमेस्टिक कंपनी और एक आ जाएंगी फॉरेन कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी के अंदर अपन ने फिर से दो बाइफर्केशन की थी, जिनका टर्नओवर 400 करोड़ तक रहा प्रीवियस ईयर 21-22 में, जिनका टर्नओवर 400 करोड़ तक रहा प्रीवियस ईयर 21-22 में, तो उनके लिए टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 25%, टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 25%। और अदर के केस में टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 30%, टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पे 30%। तो जिनका टर्नओवर 400 करोड़ तक है तो उनके लिए 1 करोड़ तक इनकम रहा, 1 करोड़ तक टोटल इनकम रहा, तो इनका फ्लैट टैक्स रेट, यहाँ पे फ्लैट टैक्स रेट है। ऊपर भी जो अपन ने फॉर्म का पढ़ा ये फ्लैट टैक्स रेट था, मतलब 1 रुपया भी कम है तो फ्लैट टैक्स रेट 30% इनको पे करना पड़ेगा। उसके बाद में 400 करोड़ तक इनका टर्नओवर जा रहा है, 400 करोड़ तक इनका टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट जा रहा है प्रीवियस ईयर 21-22 में, तो इनका टैक्स रेट 25% सरचार्ज, 1 करोड़ तक सरचार्ज नहीं लगेगा और HEC ऐड हो जाएगा 4%। तो 1 करोड़ तक टोटल इनकम रहा तो इफेक्टिव टैक्स रेट आ जाएगा 26%। उसके बाद में टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है पर 10 करोड़ तक है तो इनके लिए टैक्स रेट तो 25% ही रहेगा। सरचार्ज रेट एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर इनकम गया है तो 7% सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा और HEC आ जाएगा 4%। उसके बाद में टोटल इनकम अगर 10 करोड़ से ऊपर जा रहा है तो इनके लिए फ्लैट टैक्स रेट आ जाएगा 25%, सरचार्ज रेट एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पे 12% और HEC एप्लीकेबल हो जाएगा 4%। इनका इफेक्टिव टैक्स रेट आ जाएगा 29.12%। उसके बाद में अदर के केस में जो टर्नओवर का अपना केस नहीं था उसके अदर, मतलब टर्नओवर का केस, ये टर्नओवर वाला अपना 400 करोड़ था और उसके सिवा जो भी कंपनी रहे उनके लिए टैक्स रेट 30%, सरचार्ज 1 करोड़ तो कोई भी सरचार्ज नहीं आएगा, HEC आ जाएगा 4%। तो इफेक्टिव टैक्स रेट, टोटल इनकम 1 करोड़ तक है तो इफेक्टिव टैक्स रेट आ जाएगा 31.2%। उसके बाद में टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है तो फ्लैट टैक्स रेट आ जाएगा 30%, सरचार्ज आ जाएगा 7% और HEC आ जाएगा 4%। उसके बाद में टोटल इनकम अगर 10 करोड़ से ऊपर जा रहा है, टोटल इनकम अगर 10 करोड़ से ऊपर जा रहा है तो टैक्स रेट आ जाएगा 30%, सरचार्ज आ जाएगा 12% और HEC आ जाएगा 4%। इफेक्टिव टैक्स रेट आ जाएगा 34.944%। उसके बाद में अपन गए थे फॉरेन कंपनी के, फॉरेन कंपनी को टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 40%, टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 40%, फ्लैट टैक्स रेट आ जाएगा इनका। 1 करोड़ तक इनकम है, 1 करोड़ तक सरचार्ज नहीं एप्लीकेबल हो जाएगा और तो डायरेक्ट सेल्स आ जाएंगे इधर 4%, इफेक्टिव टैक्स रेट आ जाएगा 41.6%। उसके बाद में 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक टोटल इनकम गया तो टैक्स रेट आ जाएगा 40%, सरचार्ज रेट यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाएगा 2% और HEC आ जाएगा 4%। उसके बाद में 10 करोड़ से ऊपर इनकम गया है तो 40% फ्लैट टैक्स रेट, सरचार्ज रेट आ जाएगा 5% और HEC आ जाएगा 4%। तो इफेक्टिव टैक्स रेट आ जाएगा 43.68%। उसके बाद में अपन गए थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के टैक्स रेट देखने, तो यहाँ पे अपने स्लैब रेट है, यहाँ पे अपना स्लैब रेट है, यहाँ पे ऊपर जो फर्म का और कंपनी का पड़ा वहां पे फ्लैट टैक्स रेट था अपना, टैक्स रेट था अपना, यहाँ पे अपने को स्लैब रेट है, मतलब टोटल इनकम अगर 10,000 तक है तो इनके लिए टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 10%, शॉर्टकट लिखा था आपने 1,000। उसके बाद में टोटल इनकम 10,000 से लेके 20,000 तक गया है तो उसके लिए टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 20%, शॉर्टकट आ जाएगा 3,000 और अबाउट 20,000 इनकम गया है अपना तो टैक्स रेट आ जाएगा 30%, कट में कुछ भी नहीं आएगा। सरचार्ज आ जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में 1 करोड़ तक टोटल इनकम रहा तो सरचार्ज आ जाएगा नील, 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक टोटल इनकम रहा तो सरचार्ज आ जाएगा 7% और 10 करोड़ से ऊपर टोटल इनकम चला गया तो इनका सरचार्ज रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 12%। उसके बाद में अपन AOP का एक केस देखा था, जिस केस में AOP के मेंबर सारे मेंबर कंपनी है AOP के इसमें, तो उसकी उनका टैक्स रेट तो अपना ऊपर वाला 2.5 लाख वाला स्लैब रेट ही लगेगा, टैक्स उनका 2.5 लाख वाला स्लैब रेट से ही लगेगा, पर सरचार्ज रेट AOP के केस में AOP के मेंबर सारे अगर कंपनी है तो सरचार्ज रेट इनको एप्लीकेबल हो जाएगा
अगर टोटल इनकम एक्सीड हो रहा है 50 लाख से तो सरचार्ज आ जाएगा 10%, और टोटल इनकम एक्सीड हो रहा है 1 करोड़ से तो सरचार्ज आ जाएगा 15% यहाँ पे। उसके बाद अपन आए थे मार्जिनल रिलीफ। अगर टोटल इनकम एक्सीड हो रहा है, टोटल टैक्स एक्सीड हो रहा है टोटल इनकम से, मतलब टैक्स एक्सीड हो रहा है जितना भी इनकम कमाया अपन ने उससे ड्यू टू सरचार्ज के इफेक्ट है, सरचार्ज के इफेक्ट से अगर टैक्स बढ़ रहा है इनकम से तो अपने को मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट अपन ने देखा था फिर, तो मार्जिनल रिलीफ वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके मस्त मस्त एग्जांपल देखे थे अपन ने। उसके बाद में आए थे ये मार्जिनल रिलीफ का आपको फॉर्मूला बताया था। उसके बाद यहाँ पे अपना ओल्ड टैक्स रिजिम हो गया था खत्म। बाप रे 15 मिनट लग गए ओल्ड को चलो रिवाइज करने के लिए। उसके बाद आ गए थे अपन न्यू में, न्यू टैक्स रिजिम में, जो अपना है डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, जो अपना है डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। डिफॉल्ट में अपन ने सेक्शन पढ़े थे। उसके बाद सेक्शन मतलब पढ़ने वाले हैं, उसमें एक ही सेक्शन पढ़ा था अपन ने 115 BAC, वो भी स्लैब रेट देखे थे। वो 115 BAC में 3 लाख तक बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट हो जाएगी। 3 लाख से लेके 6 लाख तक अपने को टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। 5% शॉर्टकट आ जाएगा 15,000। 6 लाख से लेके 9,000 तक, 9 लाख तक अपना टैक्स रेट आ जाएगा 10% शॉर्टकट आ जाएगा 45,000। 9 लाख से लेके 12 लाख तक अपना टैक्स रेट आ जाएगा 15% और शॉर्टकट आ जाएगा 90,000। 12 लाख से लेके 15 लाख तक अपना टैक्स रेट आ जाएगा 20% और शॉर्टकट आ जाएगा 1.5 लाख रुपए, और 15 लाख से ऊपर इनकम गया तो टैक्स रेट आ जाएगा 30%। उसके बाद में अपन ने देखा था रिबेट अंडर सेक्शन 87 है। न्यू केस में डिफॉल्ट रिजीम में अपना न्यू रिजीम में अपना रिबेट आ जाएगा अंडर सेक्शन 87A, तो जिसके लिए अपने को टोटल इनकम देखना पड़ेगा 7 लाख तक है। अगर टोटल इनकम 7 लाख तक रहा तो अपने को रिबेट का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ भी एसएससी इंडिविजुअल रेसिडेंट होना, रिबेट कितने अमाउंट का मिलेगा, टैक्स अमाउंट और 25,000 विचएवर इज लोअर का अपने को रिबेट मिलेगा। यहाँ भी रिबेट अंडर सेक्शन 87A अपने को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के अंदर नहीं मिलेगा। उसके बाद में अपन ने एग्जांपल देखे थे इसके मस्त मस्त, और यहाँ पे अपना लेक्चर खत्म हो गया था। मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट भी देखा था अपन ने, जो रिबेट की वजह से लगेगा न्यू स्कीम में, जो रिबेट की वजह से लगेगा न्यू स्कीम में। अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको याद आ रहा होगा तो प्लीज लाइक कर दो वीडियो और चैनल सब्सक्राइब कर दो, उसका शेयर कर दो। उसके बाद अपन चालू कर देते हैं आज का लेक्चर। अब चलो आज अपन पढ़ने वाले सरचार्ज, यार आज अपन पढ़ने वाले सरचार्ज जो अपने को न्यू टैक्स रिजीम में काम आएगा। तो मेरे को एक बार बताओ, सरचार्ज अब भी रिवाइज किया अपन, अब भी पूरा रिवाइज किया तो मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगता था ओल्ड केस में 37%। मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगता था ओल्ड केस में 37%। ओके, इतना याद है अपने को। चलो 5 करोड़ से ऊपर गया है तो 37% सरचार्ज लगता था। तो यहाँ पे हेडिंग डालो अब सरचार्ज, सरचार्ज डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का सरचार्ज। एक मिनट, किसी का भी कॉल आ जाता बीच में तो फिर से डिस्टर्ब हो जाता है ना अपने को। चलो यहाँ पे लिखो टोटल इनकम, टोटल इनकम के बाद में यहाँ पे आखिरी में फिर से आ जाएंगे डिविडेंड, डिविडेंड कैपिटल गेन 112A, 112 और 111A। डिविडेंड आ जाएगा अपना, कैपिटल गेन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा रेट, सरचार्ज रेट, यहाँ पे आ जाएगा सरचार्ज रेट। तो टोटल इनकम अपना, चलो जो ऊपर लिखा है जो अपना ओल्ड वाला है, ओल्ड वाला जो था अपना सरचार्ज, वही अपने को फटाफट लिखने का है। चलो 1 करोड़ तक इनकम रहा, टोटल इनकम, टोटल इनकम एक्सीड 50 लाख से 1 करोड़ तक रहा तो सरचार्ज आ जाएगा ना 10%, यहाँ पे कोई नहीं आएगा। उसके बाद में 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक रहा, 2 करोड़ तक रहा टोटल इनकम 1 करोड़ तक, 1 करोड़ से तो यहाँ पे सरचार्ज आ जाएगा अपना 15%, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद में अपन लिखे थे, अब यहाँ पे लिखो टोटल इनकम एक्सीड 2 करोड़, ऐसा लिखो टोटल इनकम एक्सीड 2 करोड़, यहाँ पे लिखो 15%, सॉरी 25%, और यहाँ पे आ जाएगा अपना 15%। उसके बाद लिखो टोटल इनकम हो गया है और यहाँ पे लिखो टोटल इनकम
एसिड 5 CR। तो अपना ओल्ड में क्या था, इधर था 37% और यहाँ पे लिखो 15%, ऐसा था ओल्ड में। चलो बढ़िया। उसके बाद में अरे यार यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा ये ओल्ड वाला, यहाँ पे टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड एंड कैपिटल गेन इनकम। डिविडेंड और कैपिटल गेन जो ऊपर लिखा था वही सेम कंडीशन, यहाँ पे कुछ मत लिखो अभी, और लिखो टोटल इनकम इंक्लूड डिविडेंड एंड कैपिटल गेन। डिविडेंड एंड कैपिटल गेन ये अगर 2 करोड़ से ऊपर रहा, 2 करोड़ से ऊपर रहा तो यहाँ पे कितना आता था अपना 15%, और यहाँ पे आ जाता, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब सबको ही आ जाएंगे, यहाँ पे जाता था 15%। अब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में अपना डिफॉल्ट टैक्स रिजीम पढ़ रहे हैं अपन, ऊपर वाला अपना था ओल्ड, ये पूरे ओल्ड के हिसाब से लिखा है अपन ने। अब न्यू टैक्स रिजीम में, अब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में अपने को मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगने वाला है, बोला मैं 25%। मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगने वाला है बच्चों, 25%। तो 25% लगेगा, तो ये जो कंडीशन है यहाँ की अपना, ये हो जाएगा कट, यहाँ हो जाएगा ये कट। हाँ कट मारो, बिंदास कट मारो, अपने को याद रहेगा, मतलब अपने को न्यू टैक्स रिजीम में कैसे पढ़ना है। तो न्यू टैक्स रिजीम में सरचार्ज ओल्ड वाले इससे ही आएगा, पूरा ओल्ड का सेम कॉपी पेस्ट, यहाँ पे एक्सक्लूड डिविडेंड इनकम कैपिटल गेन वही भी वहाँ भी सेम था, इधर यहाँ पे इंक्लूड डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन वहाँ भी सेम था। बस यहाँ पे जो 5 करोड़ वाला कंडीशन है वो नहीं है, वहां पे 5 करोड़ वाला कंडीशन था पर यहाँ पे 5 करोड़ वाला कंडीशन नहीं। मतलब अगर 2 करोड़ से ऊपर गया अपना तो 25% सरचार्ज लगेगा, और जो डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन उधर 15% सरचार्ज लगेगा। और वहां पे था अपना 5 करोड़ से ऊपर गया तो 37%, पर यहाँ पे 2 करोड़ के ऊपर गया तो लिमिट खत्म, मतलब मैक्सिमम सरचार्ज रेट आ जाएगा 25%, मैक्सिमम सरचार्ज रेट आ जाएगा 25%, मैक्सिमम सरचार्ज रेट आ जाएगा 25%। यहाँ पे 37% वाली कंडीशन नहीं है, 37% वाली कंडीशन नहीं है यहाँ पे। समझ में आया क्या? सेम है, पूरा का पूरा सेम है, पूरा डिक्टो कॉपी पेस्ट पर यहाँ पे 5 करोड़ वाली कंडीशन नहीं लेने का, 5 करोड़ वाली कंडीशन नहीं लेने का। 2 करोड़ से ऊपर गया 25% सरचार्ज, बात खत्म। समझ में आया क्या? बोलो समझ में आया क्या? चलो अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं अपन एक बार फटाफट। सेम है, अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है ये केस में अभी। तो एग्जांपल ऊपर जैसे सॉल्व किए थे अपन ने वैसे ही पूरा सेम सॉल्व करने हैं अपने को। नॉर्मल इनकम लेने का, स्पेशल इनकम लेने का, उसके बाद में नॉर्मल पे नॉर्मल टैक्स, स्पेशल पे स्पेशल टैक्स, दोनों को शादी कर देने की, शादी कर देने के बाद रिबेट सरचार्ज जो भी इफेक्ट आएगा वो कर लेने का, और उसके बाद अपना HEC ऐड कर देने का। नॉर्मल का सरचार्ज अलग होगा तो सरचार्ज अलग आ जाएंगे। डिविडेंड का केस मैंने आपको बताया था, वो भी मस्त सा इक्वेशन लेने वाला हूँ मैं अभी आपके साथ। तो प्लीज पेन, पेंसिल, कॉपी, रबर, शार्पनर, इरेजर, कैलकुलेटर जो भी लेना है लेके बैठिए और मेरे साथ लिखिए अब, क्योंकि अब आपको सॉल्व करना है। चलो लिखो फर्स्ट एग्जांपल, बहुत ही इजी सा आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ABC म्यूजिक का। चलो ठीक है, इज्जत करने की कोई जरूरत नहीं थी मेरे को, ठीक है। लिखो टोटल इनकम, लिखो 1 करोड़, हाँ बराबर, ये लो अपना टोटल इनकम लो, टोटल इनकम लो। चलो सॉल्व करो जल्दी जल्दी अपने को सरचार्ज। अब यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम लगाने का है, न्यू 3 लाख तक यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट आ जाएंगी, स्लैब रेट चेंज हो जाएगा, 15 लाख के ऊपर 30% आ जाएगा, वो टैक्स रेट से अपने को पूरा सरचार्ज एप्लीकेबल कराना है यहाँ पे। तो प्लीज ध्यान रखिए कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अपने को करना है अपने को। चलो सॉल्व करो जल्दी जल्दी। चलो मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ, अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो प्लीज पॉज कर लेना वीडियो। लिखो यहाँ पे, इधर ही आंसर सॉल्व कर देता हूँ मैं आपका। नहीं देखो अभी टोटल इनकम, फर्स्टली टोटल इनकम राउंड ऑफ होगा, राउंड ऑफ अंडर सेक्शन 288 ई। अगर ये नहीं लिखा होगा आपने तो गया, एक मार गया आप पे,
एक मार गया पानी में, छपक छपक छपक। 850, ये आ गया राउंड ऑफ। लोअर साइड राउंड ऑफ करना पड़ेगा, लास्ट फिगर 4 है अपना, तो लोअर साइड राउंड ऑफ हो जाएगा। उसके बाद में ये टोटल इनकम आया अपना, टोटल इनकम। अब टैक्स रेट निकालना पड़ेगा, इस पर टैक्स निकालना पड़ेगा। तो अप टू कितना, 15 लाख का शॉर्टकट है अपना, 15 लाख तक टैक्स आ जाएगा अपना 1.5 लाख रुपए। उसके बाद में जो इनकम बचा है अपना टोटल 152,73850 माइनस 15 लाख, यह आएगा 13,31,70,850 तो ये जाएगा 1,37,73,850। उसके ऊपर टैक्स रेट आ जाएगा 30% का टैक्स रेट आ जाएगा यहाँ पे, इधर इंटू 30% करो, यहाँ पे आ जाएगा इसका टैक्स 4132,155, ये आ जाएगा टैक्स प्लस यहाँ पे करो 1.5 लाख, यहाँ पे लिखो 4282,155 4282,155। उसके बाद में सरचार्ज लगाना पड़ेगा, 1 करोड़ से ऊपर गया है इनकम, 1 करोड़ से ऊपर गया है इनकम, तो सरचार्ज अपना आ जाएगा 15% के हिसाब से। लगाओ सरचार्ज, सरचार्ज 15% ना आ जाएगा 15%, ये लगाओ 642323 ये आ जाएगा 4924,478। उसके बाद यह आ गया अपना टैक्स विद सरचार्ज, इसके ऊपर HEC 4% इंटू 4%, यह आ जाएगा अपना 196979, ऐड कर दो 5121,457 5121,457, यहाँ आ गया टैक्स। फिर से राउंड ऑफ अंडर सेक्शन 288B, टैक्स भी राउंड ऑफ करना होता है ना अपने को, ऊपर तक इजी इजी क्वेश्चन लिए ना, तो ये टैक्स राउंड ऑफ कितना हो जाएगा 1521,460, ऊपर की साइड राउंड ऑफ होगा, यहाँ पे 7 फिगर है, ये अपना आ जाएगा टैक्स पेएबल, ये अपना आ जाएगा टैक्स पेएबल। इजी क्वेश्चन था एकदम, कुछ भी ज्यादा टेंशन वाला बात नहीं था इसमें। तो लिखो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल तो और एक इजी सा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, PGBP 80 लाख, भगवान करे आप भी इतना इनकम कमाए, ये बनने का मेरे को याद रखे, मेरे को दुआ दे अच्छी अच्छी, आपके लिए लेक्चर कोई फ्री में लाया था, ऐसा आप भी मेरे को याद रखो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको किसी भी ऑथर के बुक में नहीं मिलने वाले हैं, तो प्लीज आप खुद सॉल्व करके देखिए, मतलब आपकी प्रैक्टिस होगी। प्लीज मेरे दोस्तों प्लीज। के बाद में एसटीसीजी के सामने कोई भी सेक्शन नहीं रहा तो अपने को उसको नॉर्मल इनकम ट्रीट करना पड़ता है, इतना तो याद होगा ना, बोलो। ये लिखो डिविडेंड, डिविडेंड है अपना, सॉरी डिविडेंड अपना लिखो 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए डिविडेंड।
चलो पॉज करो वीडियो और सॉल्व करो, प्लीज सॉल्व करो, प्लीज प्लीज। चलो मैं करूँ, आप सॉल्व। टोटल इनकम आ गया 1,77,00,000। 1,77,77 आ गया अपना। तो सरचार्ज आएगा, 1 करोड़ से ऊपर गया है इनकम, तो सरचार्ज आएगा अपना कितना आएगा देख लो, अगर याद नहीं होगा तो। चलो 10% सरचार्ज आ जाएगा अपना, सॉरी 15% सरचार्ज आ जाएगा अपना। 15 1 करोड़ से ऊपर है, 50 लाख से ऊपर 10%, 1 करोड़ से ऊपर 15% सरचार्ज आ जाएगा अपना यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे आ जाएगा नॉर्मल इनकम, उसके ऊपर का टैक्स, बाद में स्पेशल इनकम, उसके ऊपर का टैक्स। चलो नॉर्मल में कौन सा आएगा, पीजीबीपी। पीजीबीपी कितना है, 3 लाख। मेरे को बोलो, और नॉर्मल में क्या क्या आएगा, एसटीसीजी, एसटीसीजी आ जाएगा 7 लाख। डिविडेंड के ऊपर कोई भी स्पेशल टैक्स रेट पड़ा था क्या अपन ने, नहीं मेरे भाई नहीं। तो डिविडेंड अपना नॉर्मल टैक्स रेट से ही टैक्सेबल हो जाएगा, पर सरचार्ज अपने को अलग रेट से टैक्सेबल करना पड़ेगा उसका। तो उसको टैक्स निकालते समय अपन नॉर्मल इनकम में ही ट्रीट करेंगे। ये लो 80 + 7 + 8, ये आ जाएगा 95 लाख। 95 लाख इसके ऊपर निकालो अब न्यू स्कीम से टैक्स। न्यू स्कीम से टैक्स निकाला तो अप टू 15 लाख। 15 लाख की कितना टैक्स लगेगा, यहाँ पे टैक्स आ जाएगा 1.5 लाख। उसके बाद में बचा हुआ 80 लाख। 80 लाख पे कितना टैक्स आ जाएगा, एट द रेट 30%। चलो 80 लाख इंटू 30% आ जाएगा 24 लाख। 24 लाख प्लस 1,50,000, 25,50,000। ये आ जाएगा अपना नॉर्मल टैक्स। सरचार्ज रेट डिविडेंड का और स्पेशल इनकम का अलग अलग आएगा क्या, नहीं, क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर इनकम है। 1 करोड़ से ऊपर इनकम रहा तो डायरेक्टली 15% सरचार्ज अपना एप्लीकेबल हो जाएगा। तो दोनों टैक्स निकालते मर्ज कर देंगे, उसके बाद सरचार्ज और सेस लगा देंगे। नहीं तो क्या करना पड़ता था अपने को, अगर होता था तो सरचार्ज के ऊपर, स्पेशल इनकम के ऊपर पहले लगा लेते थे अपन सरचार्ज, उसके बाद में जो नॉर्मल इनकम है उसमें का डिविडेंड का अलग निकालते थे। नॉर्मल इनकम का अलग निकालते थे, डिविडेंड का सरचार्ज अलग, नॉर्मल का अलग, फिर सब सरचार्ज मिक्स कर देते थे, सब टैक्स मिक्स कर देते थे, टैक्स प्लस सरचार्ज, उसके बाद अपन सेस लगाते थे और टैक्सेबल इनकम, टैक्स पेबल निकालते थे। चलो ये हो गया इतना। तो स्पेशल इनकम लिखते हैं यहाँ पे भी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। 112A कितना है अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 35 लाख। 35 लाख, तो 35 लाख में से 1 लाख तक हो गया एग्जाम, 1 लाख तक एग्जाम हो जाएगा। 112A मतलब 1 लाख तक एग्जाम, बचा हुआ 10% से टैक्स मतलब 34 लाख हो जाएगा। 10% से टैक्सेबल मतलब ये आ जाएगा 3,40,000। उसके बाद में एलटीसीजी, एलटीसीजी अपना नॉर्मल वाला 112 वाला, तो ये आ जाएगा 20% से टैक्सेबल हो जाएगा। ये 20% से टैक्सेबल हो जाएगा इंटू 20%, 64 मतलब हो गया 6। उसके बाद में एसटीसीजी अपना एक एसटीसीजी 12A वाला है, अमाउंट है 15 लाख। 15 लाख टैक्सेबल हो जाएगा 15% से डायरेक्ट इंटू 15% ये आ जाएगा 225, 1 2 3 0, मतलब 1 2 3 देगा उसमें
उसके बाद में ये आ जाएगा टोटल इसका 12,05,000। अब करा देते दोनों की शादी। शुभ मंगल सावधान। टैक्स कितना आ जाएगा दोनों मिला के टैक्स? प्लस 255 यह जाएगा 37,550,000। उसके ऊपर सरचार्ज आ जाएगा एट द रेट 15%। टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर तो 15%, 2 करोड़ तक इंटू 15%, यहाँ जाएगा 563250 आर ऑफ टोटल प्लस 3755,000 ये गलती से हो गया अपना। यहाँ पे टोटल आ जाएंगी 431,8250 के ऊपर HEC 4%, 172730 ये हो गया ना टैक्स 4490980 जाएगा अपना टैक्स पेएबल। जाएगा अपना टैक्स पेएबल। समझ में आया क्या? चलो कोई लिख रहा होगा कुछ गलत हो गया होगा, देख लो एक बार, फटाफट देख लो। जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब लेते हैं अपन डिविडेंड वाला एग्जाम्पल। बहुत ही तगड़ा एग्जाम्पल है, बहुत मतलब बहुत। चलो लिखो एग्जाम्पल। ये अगर एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया, ये अगर एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया आपने तो आपको बेसिक्स में, बेसिक के चैप्टर में कोई भी हरा नहीं सकता। ये पूरा मास्टर क्वेश्चन है पूरा का पूरा। हर एक एडजस्टमेंट एकदम शिद्दत से कर दी है यहाँ पे अपन ने। सॉल्व करते टाइम आपको समझ में आ जाएगा। अब रिवेट वगैरह नहीं है, जो बढ़िया एडजस्टमेंट है वो एकदम मस्त कवर है। रिवेट के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल लिए अपन ने लास्ट स्कीम में, मतलब बोर्ड स्कीम में, वो देख लो अपना। तो एग्जाम्पल लिखो, चलो लिखो पीजीबीपी। पीजीबीपी लिखो 6556595 है टोटल इनकम। पीजीबीपी ऐसा वैल्यू है, हाँ भाई राउंड ऑफ नहीं अपना यहाँ पे। उसके बाद लिखो LTCG 112A का अमाउंट लिखो 50123,452 आ जाएगा। उसके बाद लिखो STCG लिखो 111A, ए लिखो 21352,789। एकदम मस्त मन से फिगर लिया मैंने, कुछ भी फिगर लिख दिया मैंने। डिविडेंड लिखो, डिविडेंड 15451,346 के बाद में लिखो LTCG 112 55,21,143 लिखो 143 गाइस। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो गाइस। 143। उसके बाद में लिखो STCG
6169। इसको समझ में आ रहे होंगे फिगर, के लिए अच्छी बात। जिसको नहीं आ रहे होंगे, यू आर पोगो लवर्स। पॉज करो वीडियो और प्लीज सॉल्व करो। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। हर एक एडजस्टमेंट आपका बहुत ही शिद्दत से क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। आपने अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो हर एक कंसेप्ट को आप ऐसे सीख चुके आ जाएंगे। आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा यहाँ पे। बेसिक वाला तो पूरा एकदम न्यूज की तगड़ा रिविजन हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो। चलो कर देते सॉल्व। पॉज कर लो वीडियो अगर नहीं होगा कर लेते सॉल्व। टोटल इनकम कितना आएगा? 1585 23494 ये आ जाएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम को पहले अपने को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, फिर सरचार्ज का रेट रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 30% ही आ जाएगा क्योंकि 15 करोड़ तक जा रहा है। पर ठीक है, राउंड ऑफ कर लेते हैं अपन। 85 टोटल इनकम को अपने को राउंड ऑफ करना पड़ता है 490। यह आ जाएगा अपना राउंड ऑफ, यह आ जाएगा अपना राउंड ऑफ। मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरा टोटल इनकम है मेरा, तो यहाँ पे सरचार्ज रेट 2 करोड़ से ऊपर कितना आएगा? 25% लगेगा या 15% लगेगा? तो अपने को क्या देखना है? टोटल इनकम देखने का है। अपने को टोटल इनकम देखना है तो पहले राउंड ऑफ करना पड़ेगा टोटल इनकम को। टोटल इनकम को पहले राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ये आ गया 2 करोड़ तक, तो 2 करोड़ तक अपना कितना है सरचार्ज रेट? 15%। सरचार्ज रेट कितना है अपना? 2 करोड़ तक 15%, तो 15% लगेगा। और 2 करोड़ से ऊपर जा रहा होगा टोटल इनकम, अगर यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे 110 आ जाता, 110 से आ जाता, तो फिर अपने को 25% लेना पड़ता था सरचार्ज। पर ये एक जनरल एग्जांपल लिया, यहाँ पे अपना आ जाएगा इसका इफेक्ट, अपना किसका? मार्जिनल रिलीफ का। सरचार्ज की वजह से जो मार्जिनल रिलीफ आ गया उसके इफेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। चलो ये दूसरा एग्जांपल समझ में आया आपको? एक टोटल इनकम का जो कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए बता दिया मैंने। तो यहाँ पे अब टोटल इनकम अपने को निकालनी पड़ेगी, तो टोटल इनकम ये आ जाएंगे अपनी। टोटल इनकम देखनी पड़ेगी। टोटल इनकम पे सरचार्ज, जब यहाँ पे हाईएस्ट सरचार्ज आ जाएगा, पर यहाँ पे न्यू स्कीम लगाने का अपने को तो सरचार्ज रेट आ जाएगा 25% का। सरचार्ज रेट 25% का आ जाएगा। पर यहाँ पे डिविडेंड इनकम भी है, तो डिविडेंड इनकम पे सरचार्ज रेट 15% तक आ जाएगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उस पे भी सरचार्ज 15% पे आ जाएगा। तो अपने को पहले सोच लो दिमाग में आंसर कैसे करने का है। तो पहले अपने को नॉर्मल इनकम निकालनी पड़ेगी, नॉर्मल इनकम पे टैक्स निकालना पड़ेगा, स्पेशल इनकम लेनी पड़ेगी, स्पेशल इनकम का टैक्स लेना पड़ेगा। नॉर्मल इनकम में से जो टैक्स आया अपना सरचार्ज मिला के, उसके बाद अपने को सरचार्ज नहीं लेने का है यहाँ पे। सरचार्ज नॉर्मल इनकम पे जो टैक्स आया है उसमें का अपने को डिविडेंड का पोर्शन निकालना पड़ेगा और नॉर्मल इनकम का पोर्शन निकालना पड़ेगा। नॉर्मल इनकम पे अपना सरचार्ज आ जाएगा 25% और डिविडेंड इनकम पे सरचार्ज आ जाएगा 15% और स्पेशल इनकम पे अपना सरचार्ज 15% आ जाएगा। फिर से एक बार सुनो, ये देखो, नॉर्मल इनकम का टैक्स, स्पेशल इनकम का टैक्स। नॉर्मल इनकम लेने का है अपने को, नॉर्मल इनकम का टैक्स निकालने का। स्पेशल इनकम स्पेशल रेट से टैक्सेबल हो जाएगा तो स्पेशल इनकम पे स्पेशल टैक्स आ जाएगा। नॉर्मल इनकम का जो टैक्स आया उसमें से अपने को डिविडेंड का टैक्स अलग करना है प्रोपोर्शनेटली और नॉर्मल इनकम का टैक्स अपने को अलग करना है प्रोपोर्शनेटली। उसके बाद में स्पेशल इनकम पे सरचार्ज तो 15% आ जाएगा, तो वो ऐड कर देते। अब डिविडेंड इनकम का जो प्रोपोर्शनेट टैक्स है उस पर अपन 15% ऐड कर देते और जो नॉर्मल इनकम बचा है अपना उस पर अपना आ जाएगा 25% सरचार्ज न्यू रेट से, तो वो ऐड कर देते। अब यहाँ पे पूरा टैक्स लेते तो अपन दोनों का टोटल सरचार्ज जो अपन डिविडेंड का निकाला, जो टोटल इनकम का 25% निकाला और स्पेशल इनकम का 15% निकाला, वो सरचार्ज पूरा ऐड कर लेते। ये आ जाएगा टैक्स विद सरचार्ज। उसके बाद अपन HEC ऐड कर देते हैं, आ जाएगा अपना टोटल टैक्स पेएबल। उसके बाद यहाँ पे अपने को राउंड ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि पूरे फिगर अलग अलग है।
एकदम कोई भी जीरो जीरो का अपना डेसिमल नहीं है अपना टोटल इनकम का। तो इधर यहाँ पे अपने को टैक्स भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा आखिर में। यहाँ तक समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक कर दो वीडियो। चलो आप सॉल्व कर देते हैं आपने एक बार फटाफट एकदम। चलो लो नॉर्मल इनकम, उसके ऊपर का टैक्स, स्पेशल इनकम, उसके ऊपर का टैक्स। चलो नॉर्मल इनकम का पहले लो, बोलो रे बोलो। पीजीबीपी, पीजीबीपी कितना है अपना? हाँ चलो 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 जल्दी जल्दी भाई जल्दी सॉल्व कर। यहाँ पे देख देख के सॉल्व कर लेता, मतलब देख देख के मतलब क्वेश्चन देख देख के सॉल्व कर लेता है। क्वेश्चन लिखा है मेरे पास तो ये अब यहाँ पे टोटल, ये जो टोटल इनकम है यहाँ पे, ये इधर का नहीं लेने आप। टोटल इनकम निकालते वक्त ये नॉर्मल वाला है ना, नॉर्मल इससे टैक्स कैलकुलेशन करने का मतलब पूरा ये टोटल इनकम ऐसे ही लेने का। यहाँ पे डेसिमल का खेल नहीं खेलने का आपने, अपन टैक्स निकालने का। अपन कोई भी अलग एडजस्टमेंट नहीं करने यहाँ पे। चलो टैक्स निकालो। पीजीबीपी अपना पीजीबीपी 65568 ये आ गया अपना पीजीबी या एसटीसीजी। सामने कोई भी सेक्शन नहीं लिखा है तो ये आ जाएगा 506169। उसके बाद में लिखो डिविडेंड, डिविडेंड नॉर्मल रेट से ही टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 15451,346। ये टोटल ले लो, इसकी टोटल आ जाएंगी 6556895 प्लस 506169 प्लस 15451,346 आ जाएंगी 81526110 यहाँ गई टोटल। चलो यहाँ तक बराबर होगा तो तालियां बजाओ खुद के लिए। उसके बाद में अप टू 15 लाख तक न्यू स्कीम में 15 लाख तक अपने को स्लैब देखना पड़ेगा। 15 लाख तक अपना टैक्स आ जाएगा 1.5 लाख रुपए। उसके बाद में बचेगा 15 लाख के बाद ये बचा है 80,026,110। इसके ऊपर आ जाएगा 30%, लगा लो 30%। ये आ जाएगा 24007833, दोनों का ऐड कर दो। ये आ जाएगा 25507833। ये आ जाएगा अपना टैक्स। अब अपने को यहाँ पे डिविडेंड का टैक्स अलग निकालना पड़ेगा, डिविडेंड का टैक्स अलग निकालना पड़ेगा। ऊपर का ही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। अपने को सरचार्ज वाला एग्जांपल बताया था मैंने आपको पूरा डीप में समझा के। अगर नहीं समझ रहा होगा यहाँ पे तो प्लीज वो वाला वीडियो देख लो एक बार, वो वाला। तो यहाँ पे टोटल इनकम, उसके ऊपर टैक्स कितना पेड कर रहे हैं अपन 255,07833 इतना टैक्स पेड कर रहे हैं अपन टोटल इनकम पे। पर अपने को किसका टैक्स निकालना है 154 डिविडेंड का, ये इनकम का अमाउंट है अपना टैक्स निकालना है 15451,346। इसके ऊपर का टैक्स प्रोपोर्शनेटली निकालने का अपने को। तो प्रोपोर्शनेटली टैक्स कितना आ जाएगा ये, चलो करो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आप अपने को। 15451,346 डिवाइडेड बाई 81526110 इंटू 25507833। पहले ये इंटू ये मत कर लेना, वो ये आ जाता है कैलकुलेटर पे, इतना दिमाग लगाओ। मैं छोटू सा कैलकुलेटर रहता है। तो ये कितना आ जाएगा 4834,406। एक मिनट की गलत हो गई है, तो यहाँ पे गलत हो गया सर। 7833 प्लस 1.5 लाख, यहाँ पे गलत हो गया रे मेरा टोटल। बोलते नहीं कोई यार।
ऑफलाइन क्लास होता तो आपके समझ में आ जाता था। 8026110 into 30% plus 24157,833। यहाँ पे आ जाएगा अपना ये तो गया अभी 24157,833 आ गया यहाँ पे। इसके ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करो अब 2 आ जाएगा अपना 4646775। इससे गलत हो गया यहाँ पे, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है आज। 241,578 divided by 8152610 ये लिखो, ये आ गया सही। अब 4578545। हाँ ये आ गया है बराबर अपना। चलो ये समझ में आ गया। देखो टोटल टैक्स अपना कितना है, पेबल इतना, इसका टोटल इनकम कितना था, इतना। तो इस पे इतना टैक्स किया अपन, पेड किया अपन ने, तो डिविडेंड पे कितना टैक्स पेड करना पड़ेगा आपने। तो डिविडेंड का पोर्शन इसका, ये डिविडेंड का पोर्शन है, ये डिविडेंड का पोर्शन है। तो अब डिविडेंड के पोर्शन पे अब सरचार्ज निकालते हैं अपन। सरचार्ज लिखो, सरचार्ज लिखो यहाँ पे। ये देखो अब अपन को डिविडेंड का टैक्स उसका कितना है 4578545। इसके ऊपर 15% का सरचार्ज लगाना पड़ेगा। कितना, 15% सरचार्ज लगाना पड़ेगा। और जो बैलेंस फिगर है, जो बैलेंस फिगर है टोटल टैक्स में से कितना है वो 241,57833 माइनस 4578545, ये आ जाएगा 19,579,288 इंटू 25% सरचार्ज आ जाएगा। इसका मैक्सिमम 25% है, इंटू 25%, यहाँ आ जाएगा 489,4822। और ऊपर वाला जो 15% लेना पड़ेगा अपने को 4578545 इंटू 15%, ये आ जाएगा 686,782 लिख लेते, 0.5 आ रहा है तो ये दोनों मिला लो। 686,782 प्लस 489,4822, ये आ गया 5581604, आ गया 5581604। ये आ गया अपना नॉर्मल इनकम। अपने को स्पेशल इनकम लेना पड़ेगा पूरा। स्पेशल इनकम कौन सा है अपना, LTCG 112 ए, कितना है वो 50123,452। इसमें से 1 लाख तक एग्जाम, जो बचा है 50023,452। इसके ऊपर 10% टैक्स आ जाएगा, 5002345। इसके बाद में STCG आ जाएगा 111A वाला ना, इसका अमाउंट 21,352,789। ये टैक्स का अमाउंट अलग पेन से लिखूँ क्या मैं, 5002345। के बाद में इसके ऊपर 15% टैक्स आ जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड 213,213,52789 इंटू 15% आ जाएगा
3202,918। उसके बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, ये अपना है 5521143। इसके ऊपर टैक्स आ जाएगा 90%। 5521143 इंटू कितना है 90%, ये आ जाएगा 11042286। टोटल ले लेते इसकी 502,345 प्लस 320,2918 प्लस 11042286, ये आ गया 19,247,549। फिर से गलत हो गया शायद पे। हाँ हो गया भाई। आज क्यों इतने मिस्टेक्स हो रहे हैं मेरे से आज कैलकुलेशन में, वो भी 143 इंटू 20%। अरे 0.6 है भाई। प्लस 32029, यह आ जाएगा 930,9491। ये आ जाएगा टैक्स अपना। अब यहाँ पे लिखना है अलग पेन से, टैक्स कितना है टोटल। टोटल टैक्स यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस ये वाला टैक्स, तो ये आ जाएगा प्लस 241,57,833, आ जाएगा 3,346,7,324। उसके बाद लिखो सरचार्ज। सरचार्ज कौन सा आएगा, और जितने सरचार्ज ये प्लस इसके ऊपर सरचार्ज लगाना पड़ेगा अपने को। सरचार्ज आ जाएगा इधर 15%, 9309491 इंटू 15%, ये आ जाएगा 1396423। तो सरचार्ज कौन सा ऐड करना पड़ेगा, अभी ये सारे सरचार्ज अपने को ऐड करने पड़ेंगे। ये प्लस ये प्लस ये 5581604 प्लस 1396423। ये आ गया 6978027 33467 ये आ गया 40445351। कुछ पॉइंट की वजह से अगर डिफरेंस आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे HEC 4% लेना पड़ेगा अपने को। 4% प्लस इक्वल टू टोटल टैक्स आ जाएगा अपना 42063,165। राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ये आ जाएगा अपना 42063,170। ये आ जाएगा आपका टोटल टैक्स पेएबल। ये आ जाएगा अपना टोटल टैक्स पेएबल। कैलकुलेशन वाली मिस्टेक होगी बहुत सारी, थोड़ा ज़्यादा ही टाइम गया क्वेश्चन में। तो ये लिख रहा हूँ, लिख लो, कुछ गलत हो गया होगा देख लो। प्रॉपर कैलकुलेशन है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। ऑफलाइन क्लास होता है तो कैसे फिर ऐसे कर रहे हैं आड़े टेढ़े, फिर हो जाता, कभी कुछ गलत हो गया होगा कैलकुलेशन में तो हो जाता हो ऑफलाइन क्लास में। ऑनलाइन में क्या है, तुम भारत के किसी कोने में, मैं भारत के किसी कोने में, ना मैंने तुमको देखा ना तूने मुझको देखा, तो फिर सॉल्व हो जाती है गलतियाँ कभी कभी। फिर
कर लो थोड़ा एडजस्ट। चलो हो गया ये क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये, सारे एडजस्टमेंट हो गए अपने। नए टेक्स्ट से भी सॉल्व करना था, राउंड ऑफ भी हो गया अपना, राउंड ऑफ कैसे करना है वो भी हो गया अपना, सरचार्ज लगा दिया, स्पेशल रेट लगा दिया। चलो हो गया। अब आते हैं अपन एक नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। इसे लिखो, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, न्यू टैक्स रिजीम में, न्यू टैक्स रिजीम में अपन टैक्स कैलकुलेशन कर रहे थे, तो अपना बेसिक एग्जेम्पशन रेट था 3 लाख तक, और ये सब अपने टैक्स रेट थे। सरचार्ज अपना मैक्सिमम सरचार्ज लगता था 25% के हिसाब से न्यू टैक्स रिजीम में, ओल्ड में लगता था 37 के हिसाब से। ओल्ड में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट था 2,50,000 का, यहाँ पे अपना 3 लाख का। मेरे को बताओ गवर्नमेंट ने दो अलग अलग स्कीम क्यों लाई भाई? वहां पे यहाँ पे टैक्स रेट कम है, वहां पे टैक्स रेट ज्यादा ले रहे हैं, तो ये अलग अलग स्कीम क्यों निकाली? कुछ भी चेंज हुआ है कि इसमें? बस अमाउंट चेंज कर दी और टैक्स रेट लगा दिया, तो वैसे भी वहां से टैक्स कलेक्ट कर लो ना तुम। तो इसके पीछे गवर्नमेंट का एक इंटेंशन था कि जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट तो यहाँ पे बढ़ा दी, पर ये जो डिडक्शन है, यहाँ पे अपन ने जो डिडक्शन देखे थे, मतलब देखे नहीं अब तक, डिडक्शन का एक सेपरेट चैप्टर ही आपको, उसमें बहुत सारे 80C टू 80U वाले अपन चैप्टर 6 के डिडक्शन पढ़ेंगे। तो अब मुझे समझाना है आपको, ये देखो, ये जो डिडक्शन है यहाँ पे, ये डिडक्शन के बेनिफिट हर एक हेड के, अब हर एक हेड का कैलकुलेशन करते समय, अब ध्यान दो, 2 मिनट मस्त ध्यान दो, हर एक हेड का कैलकुलेशन करते समय आपको डिडक्शन मिलती, कुछ डिडक्शन मिलते, कुछ एग्जाम्पशन मिलते। तो हर एक हेड का कैलकुलेशन करते समय जो डिडक्शन, जो एग्जाम्पशन मिले, या फिर ग्रॉस टोटल इनकम में से अपने को जो डिडक्शन मिलने वाले हैं, वो न्यू स्कीम में नहीं मिलेंगे, वो न्यू स्कीम में नहीं मिलेगी, वो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है जो नया वाला, उसमें ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे टैक्स रेट थोड़ा अपना कम हो गया है, वहां पे अपना टैक्स रेट कम हो गया है। यहाँ पे अपन ओल्ड स्कीम में टैक्स ज्यादा भर रहे थे, न्यू स्कीम में अपना सरचार्ज कितना जा रहा है? 25%। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है? 3 लाख। 30% टैक्स रेट कब एप्लीकेबल हो रहा है? अगर 15 लाख के ऊपर इनकम गई तब टैक्स रेट 30% एप्लीकेबल हो जा रहा है न्यू रिजिम में। पर ओल्ड रिजिम का देखो, ओल्ड रिजिम में अगर 10 लाख के ऊपर टैक्स रेट रहा, 10 लाख के ऊपर टोटल इनकम रहा, तो टैक्स रेट अपना 30% एप्लीकेबल हो जाता था। 5 करोड़ से ऊपर टोटल इनकम गया तो अपना सरचार्ज रेट 37% एप्लीकेबल हो जा रहा था। उसके बाद में बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अपने को 2.5 लाख की मिल रही थी। तो अब गवर्नमेंट बोल रही, अगर तेरे को टैक्स बेनिफिट होना है न्यू स्कीम में, तेरे को कम टैक्स पे करना है न्यू स्कीम में, तो ये जो डिडक्शन है, हेड वाइज डिडक्शन भी और जो पूरा 80C टू 80U वाले डिडक्शन भी, ये आपको नहीं मिलेंगे, ये आपको नहीं मिलेंगे। पर्टिकुलर कुछ 4-5 डिडक्शन आपको मिल जाएंगे, पर ये जो पूरी लिस्ट है पूरी 80C टू 80U में से, उसमें खाली 2-3 ही डिडक्शन आपको मिलेंगे, और हेड वाइज जो डिडक्शन और एग्जम्पशन मिलते हैं आपको, उसमें से ही बस 2-3 हर एक के केस में उतने ही डिडक्शन आपको मिलेंगे या उतने ही एग्जम्पशन आपको मिलेंगे। बाकी सारा जो इनकम है, सारा जो इनकम है वो आपको टैक्सेबल हो जाएगा, उसके ऊपर आपको टैक्स पेड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। पर यहाँ पे ओल्ड स्कीम में वैसा नहीं होता था। ओल्ड स्कीम में आपको सारे डिडक्शन, सारे एग्जम्पशन अलाउड होते थे, और उसके वजह से अपना टोटल इनकम कम हो जाता था। यहाँ पे ये देखो, ग्रॉस टोटल इनकम, आप अगर डिडक्शन का ही एग्जाम्पल लेते, ग्रॉस टोटल इनकम में से अपन ने डिडक्शन माइनस कर दिया, उसके बाद टोटल इनकम आया अपना, और फिर अपन टोटल इनकम चेक करते थे कौन से स्लैब रेट में जा रहे हैं अपन, ये टोटल इनकम से पता चलता था। पर अब न्यू टैक्स रिजिम में अपने को डिडक्शन ही नहीं मिलने वाले, तो यहाँ पे अपना टैक्स स्लैब भी चेंज हो जाएगा, और जो टैक्स रेट तो चेंज हो गया, पर अपना टोटल इनकम भी चेंज हो गया यहाँ पे, मतलब पूरा ही चेंज हो गया। डिडक्शन नहीं मिला तो डिडक्शन नहीं लेने का और न्यू स्कीम में जाने का, डिडक्शन लेने का और ओल्ड स्कीम में जाने का, अपने को दोनों अवेलेबल ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। तो अपने को चेक करना पड़ेगा असेसी के लिए बेनिफिशियल कौन सा रहेगा, असेसी के लिए बेनिफिशियल कौन सा रहेगा।
पर्टिकुलर क्वेश्चन में दे देगा कि कौन सा एप्लीकेबल हो जाएगा या कौन सा आपको टैक्स रेट कौन से स्कीम से निकालने का है। पर अगर इन प्रैक्टिस अगर बात कर रहा हूं मैं, तो एसएससी का अपने को चेक करना पड़ेगा ये ओल्ड में बेनिफिशियल है या न्यू में बेनिफिशियल है, और उसके हिसाब से अपने को पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। न्यू में गया है तो उसको डिडक्शन एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं होंगे, ओल्ड में गया है तो उसको डिडक्शन एग्जाम्पशन अवेलेबल होंगे, पर ओल्ड टैक्स रिजिम से उसको टैक्स पेड करना पड़ेगा, जो लिटिल बिट ज्यादा या कम एज पर द केस हो सकता है। तो ये रहा अपने को डिडक्शन और एग्जाम्पशन न्यू स्कीम में डिफरेंस। अब आपको अगर पहले पढ़ा होगा आपने तो ये समझ में आ रहा होगा, पर आपको अगर समझ रहा नहीं होगा तो अब मैं एक लिस्ट लिखने वाला हूँ। ये लिस्ट में जो डिडक्शन जो एग्जाम्पशन है ये आपको नहीं मिलने वाले, ये आपको नहीं मिलने वाले। जैसे जैसे अपन पर्टिकुलर हेड पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं फिर से आपको ये कनेक्ट कर दूंगा। ये बस अब भी जो मैं लिखने वाला हूँ ये बस आपको लिख लेने का। अगर आपको समझ में भी नहीं आया तो ये जब अपन हेड पढ़ेंगे, पर्टिकुलर हेड पढ़ेंगे एक 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 एक, तो उसमें आपको फिर से समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी मेरी, इसकी गारंटी मेरी। तो चलो एक बार लिख लेते पूरी लिस्ट अपने को एक बार लर्न कर लेने की। तो लर्न कर लो मेरे साथ, जितना याद हो सके उतना लर्न कर लो, और जब जैसे जैसे पर्टिकुलर टॉपिक आएगा एक एक वैसे वैसे मैं आपको वो पूरी लिस्ट फिर से रिकॉल कर दूंगा, फिर से यहाँ पे आके मैं कनेक्ट कर दूंगा पूरा। तो आपका टोटल इनकम में आपको कौन से एग्जाम्पशन कौन से डिडक्शन नहीं लेने के पूरा आपको समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी मेरी। ये लेक्चर आपको थोड़ा सा हेवी जा रहा होगा यहाँ पे, तो प्लीज एडजस्ट कर लो, आपको मैं फिर से कनेक्ट करवा दूंगा। चलो लिखो, अब मेरे साथ लिखो, और बस लर्न करने का है, बस लर्न करने का है अपने को। लिखो मेरे साथ, वाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम अंडर सेक्शन 115 BAC मतलब न्यू वाला, फॉलोइंग डिडक्शंस और exemptions could not be allowed। तो नीचे वाले एग्जाम्शन और डिडक्शन अपने को नहीं मिलने वाले न्यू केस में। न्यू केस में अपने को ये डिडक्शन और एग्जाम्शन नहीं मिलने वाले। ओल्ड में भी नहीं, ओल्ड में टैक्स रिजिम भी अलग रहेगा, पर न्यू में अगर डिडक्शन और एग्जाम्शन नहीं क्लेम किया आपने तो न्यू टैक्स रिजिम में जाने का और न्यू से टैक्स कलेक्ट करने का, अपने टैक्स कैलकुलेशन करने जो भी। तो हर एक हेड वाइज में लिख के देता हूँ एक बार आपको। अब सैलरी में से, सैलरी में से कौन से डिडक्शन और एग्जाम्पशंस अपने को अलाउड नहीं, वो लिख लो एक बार। तो फर्स्ट लिखो ड्यू ट्राइबल कंसेशन, अंडर सेक्शन 10(5) के बाद में सेकंड लिखो, पूरा लिख लो, हाउस रेंट अलाउंस अंडर सेक्शन, इसको अपन HRA भी बोलते हैं, अंडर सेक्शन 10(13)A के बाद में थर्ड लिखो exemptions in respect of special allowance or benefit to meet expenses relating to
ड्यूटीज और पर्सनल एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 1014। इसमें 1014 में अगर याद आ रहा होगा आपको, जो पहले पढ़े, चिल्ड्रंस अलाउंस, उसके बाद में हॉस्टल अलाउंस, ये कुछ कुछ अलाउंस होते थे एकदम फालतू फालतू, एकदम चिल्लर अलाउंस होते थे, वो आते थे इसमें। मैं ये चाह रहे वो लोअर लेने का 3 में से ऐसा कुछ था, अगर कोई पढ़ा होगा पहले तो जब आएंगे सैलरी में तब आपको पढ़ा लूँगा वैसे। उसके बाद में 4th लिखो, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 16। के बाद में लास्ट लिखो सी फूड एंड बेवरेजेस। वाउचर्स provided to employees। सैलरी में से ये डिडक्शन अपने को नहीं मिलने वाले, सैलरी में से ये डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाले। न्यू स्कीम में टैक्स कैलकुलेशन करते समय, डिफॉल्ट रिजिम में टैक्स कैलकुलेशन करते समय आपको ये डिडक्शन अवेलेबल नहीं रहेंगे, ये डिडक्शन अवेलेबल नहीं रहेंगे, ये डिडक्शन अवेलेबल नहीं रहेंगे। ये कौन से हेड की बात कर रहे हैं अपन? सैलरी में से। अब अपने को सैलरी, एचपी, पीजीपीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, ये सारे में से जो पर्टिकुलर हेड की इनकम निकालते थे उसमें से सैलरी वाले हेड में से ये डिडक्शन अवेलेबल होते थे। पहले होते थे, पहले मतलब ओल्ड स्कीम में अगर जाना चाहो तो आप वहां पे ये एग्जम्पशन, ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। पर अगर न्यू स्कीम में अपने को लेना है तो ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। फिर सैलरी का पूरा टोटल आएगा, सैलरी, पीजी, बीपी, एचपी, कैपिटल गेन, और फिर वहां पे टोटल होगा अपना टोटल इनकम, और उसके बाद अपन डिडक्शन लेस करते थे। अब नहीं करेंगे, न्यू स्कीम में 2-3 डिडक्शन अवेलेबल है, उसके बाद में टोटल इनकम आएगा और फिर अपन टैक्स कैलकुलेशन करेंगे उसके हिसाब से न्यू स्कीम में। अब चलो लिखना हो गया। अब आपको ये याद करना है, तो कैसे याद करना है? एक मेमोरी टेक्निक, स्पेशल अलाउंस प्लस ईएफजीएच, 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 स्पेशल अलाउंस प्लस ईएफजीएच। अब स्पेशल अलाउंस मतलब स्पेशल अलाउंस अंडर सेक्शन 1014, स्पेशल अलाउंस अंडर सेक्शन 1014, स्पेशल अलाउंस अंडर सेक्शन 1014 प्लस पी से लेने का अपने को, प्लस पी से लेने का प्लस मतलब प्रोफेशनल टैक्स, उसके बाद में ईएफजीएच मतलब एंटरटेनमेंट अलाउंस, फ्री फूड, जी मतलब, अब जी लेने का यहाँ पे तो जी मतलब ट्रैवल, घूमने वाला जी लेने का आपने, जी में नहीं, दूसरा जी नहीं लेने का आपने, घूमने वाला जी लेने का। घूमना मतलब ट्रैवल अलाउंस, लीव ट्रैवल कंसेशन मतलब घूमने वाला ट्रैवल वाला मतलब जी, यहाँ पे जी अपना जी, और एच मतलब एच आर है अपना। तो याद कैसे रखने का अपने को? याद कैसे रखना है? स्पेशल अलाउंस प्लस ईएफजीएच, स्पेशल अलाउंस प्लस ईएफजीएच, स्पेशल अलाउंस प्लस ईएफजीएच, स्पेशल अलाउंस प्लस ईएफजीएच, स्पेशल अलाउंस अंडर सेक्शन 1014, स्पेशल अलाउंस अंडर सेक्शन 1014, स्पेशल अलाउंस अंडर सेक्शन 1014। उसके बाद में प्लस मतलब प्रोफेशनल टैक्स प्लस एंटरटेनमेंट, प्रोफेशनल टैक्स एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स प्लस एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस। उसके बाद में ई हो गया अपना एफ से
free food and beverage through vouchers provided to employees. Free food and beverages through vouchers provided to employees. Free food and beverages through vouchers provided to employees. उसके बाद में जी मतलब घूमने वाला, तो लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल कंसेशन। और एच से अपने को एच आर है, हाउस रेंट अलाउंस। एच से एच आर है, हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस। तो ये अपने को ऐसे याद रखना है। सैलरी में से अपने को ये डिडक्शन, ये 5 डिडक्शन अपने को अवेलेबल नहीं है, ये 5 डिडक्शन अपने को अवेलेबल नहीं है। अगर न्यू स्कीम में अपन टैक्स पे करना है, न्यू स्कीम में, न्यू रिजिम में अपने को टैक्स पे करना है, तो ये 5 डिडक्शन अपने को अवेलेबल नहीं है। कैसे याद रखने का अपने को, कैसे याद रखने हैं? स्पेशल इनकम प्लस ईएफजीएस, स्पेशल इनकम प्लस ईएफजीएस, स्पेशल इनकम प्लस ईएफजीएस, स्पेशल इनकम प्लस स्पेशल अलाउंस प्लस ईएफजीएस, स्पेशल अलाउंस प्लस ईएफजीएस, स्पेशल अलाउंस प्लस ईएफजीएस, स्पेशल अलाउंस अंडर सेक्शन 1014, स्पेशल अलाउंस अंडर सेक्शन 1014। ई से प्लस मतलब प्रोफेशनल टैक्स, ई से अपना एंटरटेनमेंट अलाउंस, उसके बाद में एफ से अपना फ्री फूड एंड बेवरेजेस प्रोवाइडेड थ्रू वाउचर्स टू द एम्प्लॉय। एफ हो गया। जी मतलब घूमने अपने को, तो लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल कंसेशन। और एच से अपने को याद रखना है हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस। सेक्शन याद मत रखो, बस अपने को जो नाम याद रखनी है वो याद रखो। सेक्शन अपन फिर से याद कर लेंगे सैलरी में बाद में। तो स्पेशल अलाउंस प्लस ईएफजीएस, स्पेशल अलाउंस प्लस ईएफजीएस। क्यों याद करा रहा हूँ? अगर क्वेश्चन आ गया और एक भी अलाउंस रहा तो आपका पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा टोटल इनकम का। तो इसकी वजह से अपने को याद करना है कौन से डिडक्शन अवेलेबल नहीं। तो स्पेशल अलाउंस प्लस ईएफजीएस, स्पेशल अलाउंस अंडर सेक्शन 1014, स्पेशल अलाउंस अंडर सेक्शन 1014। उसके बाद में प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस, फ्री फूड एंड बेवरेजेस प्रोवाइडेड थ्रू वाउचर्स। जी मतलब घूमने का है, मतलब लीव ट्रैवल कंसेशन। और एच मतलब हाउस रेंट अलाउंस। समझ में आया क्या? उसके बाद में ये हो गया सैलरी वाला। अब एक ही हेड लेने का आपने को, सैलरी वाला हो गया। अब लो एचपी, हाउस प्रॉपर्टी अपना, हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में से एक ही याद रखना है आपको, हाउस प्रॉपर्टी में एक ही है अपना हाउस प्रॉपर्टी वाला। लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ self occupied property, self occupied property। Interest on loan in respect of self occupied property, self occupied property, self occupied property, self occupied property। लेट आउट प्रॉपर्टी भी होता है एक, और एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी भी होता है। वो जो अपन यूज करते हैं उसको बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। लेट आउट मतलब जो अपन रेंट पे दे रहे। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का ही इंटरेस्ट अपने को कंसिडर करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ये देखो भाई, ये पूरे डिडक्शन अपने को याद करने। तो ये एक लेक्चर गया भी इसमें अभी 15-20 मिनट, तो आपका ही बेनिफिट है इसमें। तो बस सुन लो, आप यहाँ पे स्किप मत कर दो, बस सुन लो। जो जो मैं आपको सुना रहा हूँ वो बस सुन लो, जितना याद हो सके उतना याद भी रख लेना आप, पर बस एक बार सुन लो फटाफट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अब आपने अगर पहले पढ़ा होगा डीटी, तो आपको एक कंसेप्ट याद होगा कि अगर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपन कोई भी एचपी लॉस का, तो अपन 2 लाख तक अपन वो लॉस कोई भी हेड से एडजस्ट कर सकते थे। एचपी का अगर 2 लाख तक कोई भी लॉस रहा तो अपन अदर हेड से उसको सेट ऑफ कर सकते थे। पर अगर कोई भी लॉस मतलब अब यहाँ पे अपने को लॉस सेट ऑफ ही नहीं करना है, क्योंकि अपन एचपी का जो एक ही लॉस होता था, जो अपना इंटरेस्ट ऑन लोन का एक ही लॉस होता था, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में अगर आपको याद आ रहा होगा तो जीएवी एनएवी सब पूरा नील, म्युनिसिपल टैक्स पूरा नील आता था, और जो एक ही लॉस आता था अपना वो आता था इंटरेस्ट ऑन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ये 2 लाख या 30,000 का ही इंटरेस्ट का अपन बेनिफिट ले सकते थे।
लेट आउट प्रॉपर्टी में पूरा अनलिमिटेड था, लेट आउट प्रॉपर्टी में सब कुछ अनलिमिटेड था, पर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में अगर कोई भी लोन लिया है वो प्रॉपर्टी के ऊपर तो उसका 2 लाख तक का ही इंटरेस्ट अपन वहां पे ले सकते थे और 2 लाख का ही लॉस वहां पे कोई भी हेड से अपना सेट ऑफ कर सकते थे इन केस ऑफ एचपी। पर अब अपन इंटरेस्ट ऑन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ही यहाँ पे नहीं ले रहे, मतलब जो माइनस होने वाला फिगर था वहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन का, जो इंटरेस्ट ऑन लोन का माइनस होने वाला फिगर था, जो डिडक्शन था अपना 2 लाख या 30,000 का, यही अपन ले नहीं वाले, यहाँ पे आ जाएगा नीट। तो यहाँ पे जो लॉस होने वाला था वो होने वाला है क्या? अभी नहीं, तो लॉस भी सेट ऑफ नहीं हो सकता है कोई भी दूसरे हेड से। अब एचपी का लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता, एचपी का लॉस अब सेट ऑफ नहीं हो सकता, एचपी का लॉस अब सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो लिखो ये फिर से एक बार मेरे साथ, सेट ऑफ एनी लॉस। जिसको समझ नहीं आ रहा होगा भाई वो बस सुन लो और मेरे साथ लिख लो, बस सुन लो और मेरे साथ लिख लो। मैं फिर से आपको पूरा कनेक्ट करके दूंगा जब अपन अब ये जो कैसा कंसेप्ट है, ये पूरा टोटल इनकम का जब क्वेश्चन आएगा तब ये आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। जो अपन ऊपर स्लैब रेट वगैरह पढ़े ये आपको एक इंडिविजुअल का निकालते समय इजी हो जाएगा। अब आपका हाथ बैठ गया है उस पर टैक्स कैसे निकालने का, पर ये जो आप कंसेप्ट लिखा रहा हो ये अब टोटल इनकम जब कैलकुलेट करते हैं अपन वैसे वैसे ही कंसेप्ट आपको क्लिक होते जाएंगे कि अपने को डिडक्शन अवेलेबल नहीं है न्यू स्कीम में ओल्ड स्कीम में। तो बस आप सुन लो और मेरे साथ लिखते रहो ये सेट ऑफ एनी लॉसेस अंडर द हेड ऑफ एचपी विथ एनी other head would not be। तो ये अब इंटरेस्ट अपन डिडक्शन नहीं ले सकते तो उसका सेट ऑफ भी अपने को नहीं करना है। सेट ऑफ जो लॉस आएगा 2 लाख तक का वो भी अपन अब सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं न्यू स्कीम में। चलो समझ में आया क्या? नेक्स्ट हेड अपना पीजीबीपी। पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन्स ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसमें अब आपने अगर पहले पढ़ा होगा तो एक एडिशनल डिप्रिसिएशन का कंसेप्ट होता था, एडिशनल डिप्रिसिएशन का एक कंसेप्ट होता था, एडिशनल डिप्रिसिएशन का एक कंसेप्ट होता था। एडिशनल डिप्रिसिएशन जो भी मैन्युफैक्चरर होते थे न्यू मशीन लिया तो उसके ऊपर 20% का उनको एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलता था। अगर पीजीबीपी पढ़ा होगा आपने तो ये आपको याद आ रहा होगा 20% अपने एडिशनल डिप्रिसिएशन लेना चाहिए। मतलब जो ईयर आपने परचेस किया है न्यू मशीनरी, अगर वो 180 दिन से कम रहा तो 10 ईयर इस साल और 10 ईयर अगले साल। ये अपन पीजीबीपी में फिर से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ का। तो एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अब डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा आपको, डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा पर एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। डिप्रिसिएशन लगाना ये कंपलसरी है। और डिप्रिसिएशन से तो अपना प्रॉफिट कम होगा तो हर एक असेसी लगाता था, पर पहले कुछ कांड होते थे उसके वजह से डिप्रिसिएशन कंपलसरी लगाना है। अगर डिप्रिसिएशन नहीं लगाया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो टैक्स भी ज़्यादा भरना पड़ेगा असेसी को। पर अगर डिप्रिसिएशन नहीं लगाया तो वो कंपलसरी लगाना है। असेसी उसका असेसमेंट में भी चला गया प्रोसीजर वो पूरा, उसके ऊपर कुछ भी पेनल्टी वगैरह लगाएगी तो उसके पहले उसको डिप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो डिप्रिसिएशन टोटल इनकम में से माइनस करना पड़ेगा और उसके ऊपर फिर उसको टैक्स और पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो डिप्रिसिएशन कंपलसरी अपन फिर से पीजीबीपी में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखो डिप्रिसिएशन अलाउड,
एडिशनल डिप्रिसिएशन नॉट अलाउड। मुझे पता है आज का लेक्चर आपको बोर हो रहा है, पर प्लीज सुन लो, ये आपको बहुत काम आने वाला है। उसके बाद में लिखो डिडक्शन अंडर सेक्शन 33AB, 33ABA, 35AD, 35CCC, 35CCC। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन, अब ये कैसे याद रखने का, आपने को ABCD याद रखने का पहले। तो 33AB, 33ABA, 35AD, 35CCC, 33AB, 33ABA, 35AD, 35CCC, 33AB, 33ABA, 35AD, 35CCC, 33AB, 33ABA, 35, मतलब पहले दो 33 लेने के बाद में दो 35 लेंगे। 33AB, 33ABA, 35AD, 35CCC, 33AB, 33ABA, 35AD, 35CCC, 33AB, 33ABA, 35AD और 35CCC। भाई प्लीज़ याद करो मेरे साथ, प्लीज़ याद करो, ये बहुत काम आने वाला है आपको। टोटल इनकम का अगर कोई भी क्वेश्चन था तो ये आपको काम ही आने वाला है, तो प्लीज़ मेरे साथ जितना याद हो सके कर लो। तो आपको अगर आपने पहले पढ़ा हो तो 33AB होता था आपका, नहीं ये 33AB आपको शायद इंटर में नहीं होगा, ये होता था टी कॉफ़ी रबर का जो होता था अकाउंट डेवलपमेंट, टी कॉफ़ी रबर डेवलपमेंट अकाउंट, उसके लिए ये सेक्शन है। उसके बाद में 33ABA अपना साइट रिस्टोरेशन की जो होते हैं उसके लिए सेक्शन है। 35AD अपना स्पेशल बिजनेस का सेक्शन है, इन्वेस्टमेंट इन अ स्पेसिफिक बिजनेस। तो उसमें आपने पढ़ा होगा, तो इंडस्ट्री लगाने की, होटल 3 स्टार की अबाउ, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ तो भी पूरा अलाउड। उसके बाद में अपना स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज वेजिटेबल का, ये भी बहुत सारे बिजनेस उसमें लिस्ट है, उसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अलाउड होता है, जाते थे उसमें 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर उसमें अलाउड होते। तो ये डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी कैपिटल में इन्वेस्ट किया अपन ने तो उसका डिडक्शन ले लेते अपन, डिडक्शन ले सकते थे, जो प्रॉफिट हो उसमें से वो पूरा डिडक्शन लेने का, उसके बाद में प्रॉफिट नील हो जाता था। तो ये डिडक्शन अब नहीं ले सकते अपन न्यू स्कीम में। उसके बाद में 35CCC ये होता था एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए कोई भी प्रोजेक्ट अगर सेट कर रहा है कोई, तो उसका डिडक्शन भी उसको मिल जाता था ओल्ड स्कीम में। अब न्यू स्कीम में उसको नहीं मिलेगा, डिफॉल्ट स्कीम में उसको नहीं मिलेगा। तो 33AB, 33ABA, 35AD, 35CCC, 33AB, 33ABA, 35AD, 35CCC, 33AB, 33ABA, 35AD, 35CCC, ये डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको। एक तो एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, डिप्रिसिएशन मिलेगा पर एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। उसके बाद में डिडक्शन 33AB, 33ABA, 35AD, 35CCC, ये आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। उसके बाद में लिखो डिडक्शन अंडर, नहीं डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन क्या होता था अब यहाँ पे 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A 2A ये हो गया 2A के बाद में था क्लॉज 3 के बाद था 35 2AA। ये आपको ये जो भी सेक्शन है इसके डिडक्शन आपको नहीं मिले। अब आपने पहले पढ़ा होगा
तो 35 सेक्शन ये बोलता था कोई भी कंट्रीब्यूशन किया आपने, कंट्रीब्यूशन डोनेशन किया आपने, या फिर इन हाउस रिसर्च डेवलपमेंट किया आपने, तो उसका डिडक्शन मिल जाता था आपने को, 100% उसका डिडक्शन मिल जाता। कोई भी डोनेशन किया आपने, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च लेबोरेटरी, उसके बाद में कॉलेजेस, स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन, इनको कोई भी प्रकार का डोनेशन किया जो रिसर्च में मतलब रिसर्च करते, स्टैटिस्टिकल रिसर्च हो या साइंस के कोई रिलेटेड रिसर्च हो, या कोई कंपनी हो जो साइंस के रिलेटेड रिसर्च करती है, उनको कोई भी डोनेशन दिया तो इसका डोनेशन का अपने को 100% डिडक्शन मिल जाता था, 100% डिडक्शन मिल जाता था ओल्ड स्कीम में। अब न्यू स्कीम में आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब 35(1)(2)(a)(3) और 35(2)(a)(a), तो ये बस वही सेक्शन है जहां अपन आउटसाइडर को अपन डोनेशन दे रहे। मैं कोई भी इन हाउस रिसर्च डेवलपमेंट कर रहा हूँ, साइंटिफिक रिसर्च कर रहा हूँ मेरे इन हाउस में, इन हाउस का डिडक्शन अभी भी अवेलेबल है, न्यू स्कीम रहो या ओल्ड स्कीम रहो। पर न्यू स्कीम आपको चाहिए तो आपको बाहर वाले जो डोनेशन दिया है आपने, बाहर वालों को जो डोनेशन दिया है आपने, बाहर वालों को जो डोनेशन दिया है आपने रिसर्च के लिए, उसका डोनेशन आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा बाहर वालों को। जो इन हाउस किया, इन हाउस का अभी भी रिसर्च का डिडक्शन मिलेगा, इन हाउस का अभी भी रिसर्च का डोनेशन मिलेगा। पर जो आउटसाइडर को जो भी डोनेशन दिया है आपने, जो भी डोनेशन दिया है आउटसाइडर को, तो उसका अपने को डिडक्शन नहीं मिलने वाला है न्यू स्कीम में। तो 35(1) क्लॉज 2 बोलता था यूनिवर्सिटी के बारे में, 35 क्लॉज 2A कंपनी का था। उसके बाद में स्टैटिस्टिकल 3 जो अपना स्टैटिस्टिकल का वगैरह था, स्टैटिस्टिकल रिसर्च जो करते थे वो। उसके बाद में 35(2)A या मेरे को भी याद नहीं, वो देख लेते हैं अपन बाद में, अपन PGBP में फिर से पढ़ेंगे। पर आपको अब इतना याद रखना है कि आउटसाइडर को जो भी डोनेशन दे रहे हैं अपन, आउटसाइडर को जो भी डोनेशन दे रहे हैं अपन, वो अपने को अलाउड नहीं है न्यू स्कीम में, वो डोनेशन का डिडक्शन अपने को न्यू स्कीम में अवेलेबल नहीं है। ये हो गया PGBP। उसके बाद में लिखो IFRS मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, IFRS मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें लिखो, इसमें एक डिडक्शन फॉर फैमिली पेंशन, डिडक्शन फॉर फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन मतलब अगर कोई जिंदा है आदमी और उसका पेंशन मिल रहा है तो उसको सैलरी में टैक्सेबल हो जाता था। अगर मर गया और मरने के बाद घर वालों को उसका कुछ पेंशन वगैरह मिल रहा है तो वो अदर सोर्सेस में उसको अपन बाइफरगेट करते हैं और उसका अदर सोर्सेस में ऐड करते हैं टोटल इनकम निकालते समय। तो ये फैमिली पेंशन का है, ये अपन फिर से पढ़ेंगे, IFRS में फिर से पढ़ेंगे, अपने को बस याद रखना है। उसके बाद में डिडक्शन (80C to 80U) वाले कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट आपको 80CCD2 का जो NPS वाला है, NPS वाला डिडक्शन 50,000 तक का वो मिलेगा आपको। उसके बाद में 80CCH2A ये न्यूली इंसर्ट हुआ है, और उसके बाद में 80JJAA ये अपना एम्प्लॉय वाला है, जो एम्प्लॉय को अपन न्यूली एम्प्लॉय रहे तो उनको वर्कमैन रहे तो उनको जो सैलरी वगैरह देते हैं उसका डिडक्शन रहता है। 80JJA में अपन पढ़ लेंगे डिडक्शन के चैप्टर में। तो 80C to 80U वाले कोई भी अपने को डिडक्शन नहीं मिलने वाले, 80C to 80U वाले कोई भी अपने को डिडक्शन नहीं मिलने वाले, एक्सेप्ट 80CCD2, 80CCH2 और 80JJAA। 80CCD2, 80CCH2 और 80JJAA। 80CCD2,
80CCH2, 80JJA, 80CCD2, 80JJAA और 80CCH2, 80CCD2, 80CCH2 और 80JJAA। ये अपने को डिडक्शन मिलेगी, इतने ही, ये तीन ही अपने को डिडक्शन मिलेंगे, बाकी कोई भी डिडक्शन अपने को नहीं मिलने वाला है। मतलब अपना वहां से माइनस नहीं करेंगे, टोटल इनकम में से कोई भी डिडक्शन अपन माइनस नहीं करेंगे। बस ये तीन डिडक्शन रहे, तो यही डिडक्शन अपन माइनस, ग्रॉस टोटल इनकम में से अपन डिडक्शन माइनस करते थे, तो वो 80C टू 80U वाले डिडक्शन थे। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से अपन डिडक्शन माइनस नहीं करेंगे, अब डिडक्शन माइनस नहीं करेंगे, और उसके बाद में टोटल इनकम का, पर ये तीन डिडक्शन रहे, तो यही अपन ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस करेंगे, उसके बाद में टोटल इनकम आएगा, और उसके ऊपर न्यू स्लैब टैक्स रेट्स अपन पूरा टैक्स कैलकुलेशन कर देंगे उसका। उसके बाद में एग्जाम्पशंस, के बाद लिखो एग्जाम्पशंस। अब ये एग्जाम्पशंस अपने को नहीं मिलने वाले न्यू स्कीम में, एग्जाम्पशंस अपने को नहीं मिलने वाले न्यू स्कीम में। पहला एग्जाम्पशंस लिखो, डेली अलाउंस, ऑफ MP MLA। के बाद में सेकंड लिखो, exemptions in respect of income of minor child। include in income of parents under section 1032। उसके बाद में टैक्स हॉलीडे फॉर यूनिट्स इन SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अंडर सेक्शन 10AA। तो ये एग्जाम्शन अपने को नहीं मिलने वाला, मतलब ये इनकम पहले एग्जाम्प्ट होती थी, अब पूरा इसको टैक्सेबल कर देने का है पूरा, और न्यू स्कीम से अपने को टैक्स निकालने का है, न्यू स्कीम से अपने को टैक्स निकालने का है इस पे। तो ये हो गए सारे एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस। ये अपने को न्यू स्कीम में अवेलेबल नहीं है, ये अपने को न्यू स्कीम में अवेलेबल नहीं है, ये अपने को न्यू स्कीम में अवेलेबल नहीं। तो मेरे साथ फिर से एक बार, सैलरी में से क्या क्या है, स्पेशल प्लस EFGS, स्पेशल अलाउंस प्लस EFGS, स्पेशल अलाउंस प्लस EFGS, स्पेशल अलाउंस अंडर सेक्शन 1014, स्पेशल अलाउंस अंडर सेक्शन 1014। उसके बाद में प्रोफेशनल टैक्स एंटरटेनमेंट अलाउंस, F मतलब फूड एंड बेवरेजेस वाउचर्स, उसके बाद में G मतलब घूमने वाला, मतलब लीव ट्रैवल कंसेशन, H मतलब HRA जो अपना हाउस रेंट अलाउंस है। एक बार फिर से बिना देखे बोलो, स्पेशल अलाउंस प्लस EFGS, स्पेशल अलाउंस मतलब अपना 1014 वाला है, स्पेशल अलाउंस अंडर सेक्शन 1014। उसके बाद में प्रोफेशनल टैक्स एंटरटेनमेंट अलाउंस, उसके बाद में F मतलब अपना फूड एंड बेवरेजेस विच इज पेड थ्रू वाउचर, उसके बाद में G मतलब घूमने वाला है, लीव ट्रैवल कंसेशन, उसके बाद में H मतलब HRA हाउस रेंट अलाउंस, उसके बाद में HP में अपने को याद रखना है इंटरेस्ट ऑन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का लोन का इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो HP में कौन सा याद रखने का आपने को, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। उसके बाद में जो लॉस होता था HP वाला, जो लॉस अपन सेट ऑफ कर सकते थे दूसरे हेड के अगेंस्ट, वो भी अब नहीं होगा। उसके बाद PGB पे अपने को याद रखने का है
एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, डिप्रिसिएशन मिलेगा पर एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। उसके बाद में डिडक्शन अंडर सेक्शन 33 ABA, 33 AB, 33 ABA, 33 AD, 33 35 AD, 35 CCC, 33 AB, 33 ABA, 35 AD, 35 CCC। दो बार 33 लेने का तो दो बार 35 लेने का। 33 AB, 33 ABA, 35 AD, 35 CCC। उसके बाद में डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन या डोनेशन टू अदर इन अंडर सेक्शन 35, डोनेशन टू अदर अंडर सेक्शन 35, ऐसा याद रखो। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन और डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू अदर्स अंडर सेक्शन 35, अंडर सेक्शन 35। तो पीजीपीपी में एक तो एडिशनल डिप्रिसिएशन याद रखने का, एडिशनल डिप्रिसिएशन। उसके बाद में डिडक्शन अंडर सेक्शन 33 AB, 33 ABA, 35 AD, 35 CCC, 33 AB, 33 ABA, 35 CC, 35 AD, 35 CCC, 33 AB, 33 ABA, 35 AD, 35 CCC। उसके बाद में डोनेशन टू अदर अंडर सेक्शन 35। उसके बाद में डिडक्शन आपने को 80C टू 80 वाला कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट 80CCD टू 80CCH टू 80JJA, 80CCD टू 80CCH टू 80JJA, 80CCD टू 80CCH टू 80JJA, 80CCD टू 80CCH टू 80JJA। उसके बाद में एग्जाम्शन आपने को डेली अलाउंस जो मिलते हैं MPMLA को, उसका डिडक्शन नहीं मिले, एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद में एग्जाम्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ये अपन क्लबिंग में पढ़ेंगे अंडर सेक्शन 1032 का 1500 रुपये का एग्जाम्शन होता है, वो भी नहीं मिलेगा। मतलब कोई भी माइनर चाइल्ड की इनकम अगर पेरेंट के हाथ में अपन उसको क्लब कर दे रहे तो उसके ऊपर 1500 रुपये पर चाइल्ड का अपने को डिडक्शन एग्जाम्शन मिल जाता था, उसका उतना इनकम एग्जाम हो जाता था 1500 या समथिंग पढ़ेंगे अपन क्लबिंग में। और उसके बाद में टैक्स हॉलीडे SEZ वाले जो यूनिट है उनको टैक्स हॉलीडे का एक सेक्शन आता था, उसका भी अपन एग्जाम्शन अब क्लेम नहीं कर सकते न्यू स्कीम में। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, एक तो सरचार्ज पढ़े अपन न्यू स्कीम वाले, उसके बाद में उसके क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन में थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे अपना टाइम ज़्यादा चला गया आज कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से। उसके बाद में अपन ने जो डिडक्शन अपने को, जो डिडक्शन और एग्जाम्शन न्यू स्कीम में नहीं मिलने वाले, न्यू स्कीम में नहीं मिलने वाले, वो डिडक्शन और एग्जाम्शन की लिस्ट अपन ने देखी। प्लीज़ एक दो बार ये लिस्ट पढ़ लो, ये लिस्ट आपको याद रहेगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। आप जो जैसे अपन ने रट्टा मारा वो आपको याद रहेगा। जब जब ये कंसेप्ट आएंगे पर्टिकुलर, तब तक मैं आपको फिर से ये चैप्टर में लिखाऊंगा, फिर से आपको रिकॉल कर दूंगा। ये सब पता है मेरे को, आज का लेक्चर थोड़ा सा आपको बोर हुआ है, पर प्लीज़ आपको ये लेक्चर बहुत हेल्प होने वाले है, बाद में आपको ये लेक्चर बहुत याद आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप नेक्स्ट लेक्चर में। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने आज का पूरा बोर लेक्चर झेला है आज मेरे साथ, थैंक यू सो मच।